हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले मैं आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करा चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं करे हैं तो आप उन्हें कर सकते हैं। मैथ्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस करा चुका हूँ, उनको आप कर सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि एयरफोर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग इसको एक टेस्ट की तरह लें, वीडियो को जस्ट पॉज रखें और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करें और देन वीडियो को चला के देखें कि आपके कितने करेक्ट आंसर रहे। ठीक है, और ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट में आपका स्कोर क्या रहा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। ठीक है, तो देखिए इसमें डॉग फेसिंग नॉर्थ, एक कुत्ता उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है। तो उत्तर देखिए ऊपर होगा हमारा नॉर्थ। ठीक है, और वो कह रहा है कि फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 180 डिग्री घूमता है। यहाँ से यहाँ पे 180 डिग्री हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, देन फिर वो कहता है कि 45 डिग्री वामाव्रत, मतलब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से 45 डिग्री घुमा है, तो मतलब यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक। ठीक है, देन वो कह रहा है 180 डिग्री वामाव्रत फिर से घूमा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो अगेन घूमा है, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो अब उसकी पोजीशन कौन सी है आप देख सकते हैं, उसकी पोजीशन अब यहाँ पर है। ये क्या है, नॉर्थ, और इधर होता है वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, उत्तर पश्चिम के बीच में, देखिए कहाँ पे लिखा है उत्तर पश्चिम, फोर्थ ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो एक तरीका तो सिंपल यही हो गया, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले और हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चनों में एक सिंपल वे भी होता है, उसको देखते हैं एक बार। तो देखिए हम जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसे प्लस में डोनेट करेंगे, डिनोट करेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसे माइनस में। तो पहले क्या था प्लस 180 डिग्री, देन क्या होता माइनस 45 डिग्री, और एंड में क्या होता माइनस 180 डिग्री। माइनस मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। तो प्लस 180 डिग्री से माइनस 180 डिग्री कट गया, क्या बचा हमारे पास माइनस 45 डिग्री। तो हम जस्ट माइनस 45 डिग्री से घुमा देंगे, मतलब 45 डिग्री माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 45 डिग्री नॉर्थ में खड़ा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा तो यहाँ पर आ गया, ये आ गया वही पोजीशन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, उत्तर पश्चिम दिशा यहाँ से भी आ गई। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सिंपल आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रैंकिंग एंड अरेंजमेंट से है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन अ क्लास अमंग द पास स्टूडेंट। तो कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में से अमन ऊपर से 22वें स्थान पर है। तो एक लाइन बनाई है मैंने, इसमें सिर्फ कौन से स्टूडेंट जो पास हुए वो स्टूडेंट्स है सिर्फ। ठीक है, तो बोला है इस लाइन में जो अमन है वो ऊपर से 22वें स्थान पर है, याद रखिएगा ऊपर से 22वें स्थान पर है। ठीक है, हमें बोला है कि साजिद जो अमन से 5 रैंक नीचे है, आगे लाइन में है, और साजिद जो अमन से 5 रैंक नीचे है, अमन से 5 रैंक नीचे है साजिद, वो नीचे से 34वें स्थान पर है। तो साजिद की नीचे से रैंक कितनी बताइए हमें, 34। ऊपर से रैंक हम निकाल सकते हैं क्योंकि अमन की 22 थी, 5 रैंक नीचे है। तो जैसे मैं फर्स्ट रैंक पे हूँ और मेरे 5 रैंक वाला नीचे जो बंदा है वो कौन सी रैंक पे होगा, 1 + 5 6 रैंक। ऐसे ही अमन से 5 रैंक नीचे, 22 + 5 27वीं रैंक। तो अमन की जो ऊपर से रैंक है वो कितनी आ गई, 27th। तो हमें ऊपर से रैंक पता है, नीचे से रैंक पता है अमन साजिद की। तो हम उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हैं, पास वाली लाइन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। तो क्या करेंगे 27 + 34 एंड -1, क्योंकि साजिद की पोजीशन 2 बार गिनी गई, 27वें में भी 2 बार और 34 में भी 1 बार गिनी गई, तो 2 बार पोजीशन गिनी गई, तो -1। तो 27 + 34 हो जाएगा 61, -1 कर देंगे तो आएगा 16। तो हमारे जो पास स्टूडेंट्स की संख्या, जो स्टूडेंट पास हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी संख्या 60 है। क्वेश्चन को लेंथी बना रही है लास्ट वाली लाइन कि हर परीक्षा में यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों से अनुपात 3:2 है। ठीक है, तो पास हुए वाले विद्यार्थी कितने हैं, 3, लेकिन हमारा कितना है ओरिजिनली कितने हैं, 60 है। तो 3 को क्या करूंगा 20 से मल्टीप्लाई, तभी जाकर आ पाएगा 60। ऐसे ही फेल वाले स्टूडेंट 2 हैं, लेकिन 2 तो नहीं होंगे, 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने आएंगे 40। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता कि पास वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो 60 है, फेल वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, तो 40 है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी कितने हैं, पास वाले विद्यार्थी फेल वाले विद्यार्थी, दोनों को ऐड कर दीजिए, 60 + 40 100। सी ऑप्शन आंसर है 100, यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करके जाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में सिंपल है कि ये दो पोजीशन चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई को डिवाइड की जगह यूज़ कीजिए और डिवाइड को मल्टीप्लाई की जगह, सिंपल। ठीक है, इन इक्वेशन पुट करके और बताइए कौन सी इक्वेशन करेक्ट बन रही है। इन क्वेश्चन में पहले बता चुका हूँ, सिंपल आपको जल्दी जल्दी पुट करके देखना है, जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना जल्दी आंसर आएगा। अब पुट करके देख लीजिए, 14 + 62 सेम एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करूँगा तो 62 / 13 × 31,
ठीक है, आप देख लीजिए एक चीज़, 13 ना तो 31 को काट सकता है, 13 नहीं तो 62 को पूरी तरह काट सकता है। तो जब ये चीज़ सॉल्व होएगी तो आपको अल्टीमेटली पता चलेगा कि पॉइंट में आने वाला है, कुछ भी जो आएगा पॉइंट में आएगा। क्योंकि 13 इसको पूरी तरह काट देता तो सही रहता, या फिर इसको पूरी तरह काट देता तो सही रहता, लेकिन पॉइंटों में काटेगा तो पॉइंट में आगे आंसर आ रहा है क्या, 38 आ रहा है, पॉइंट में तो आंसर नहीं है, तो पॉइंटों में आंसर आएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं हमें। ठीक है, इस तरह देखिएगा क्वेश्चन को भी कि जहाँ पे पॉइंटों में आंसर आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट में तो है ही नहीं, तो उसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मत सॉल्व कीजिए, टाइम वेस्ट होगा उसमें। नेक्स्ट देखिए 14 + 9 डिवाइड की जगह क्या है, मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी डिवाइड की जगह करूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 23, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करूंगा तो अपॉन में 3, तो यहाँ से 3 से 3 पे कट गया, ये 9 कट गया 3 पे, तो 14 + 23 × 3 कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 + 14 क्या आएगा, 9 4 3 1 6 1 7 8, 83, यहाँ पे 83 करेक्ट आ रहा है, और यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया। सिंपली जहाँ पे पॉइंटों में आ रहा था, यहाँ पे पॉइंट में नहीं था, इसलिए हमने उसे हटा दिया, यहाँ पे हमने पुट करा, सिंपल कट रहा था, पॉइंटों में भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सॉल्व करके देखा तो 83 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिटिंग अरेंजमेंट से। मैं आपको बता चुका हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का लास्ट टाइम हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है ये, तो इसकी प्रैक्टिस आप करके जाइए घर से अच्छे से, ताकि वहाँ पे आपको कम से कम टाइम में सॉल्व हो जाए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6 फ्रेंड हैं CEGI K तथा M, और वो सब कैसे बैठे, केंद्र की ओर मुख करके बैठे एक वृत्ताकार मेज में। तो देखिए 6 फ्रेंड्स में बना लेता हूँ पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे, वृत्ताकार मेज है ये, ठीक है। अब बोला है कि EC के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर है, तो C की पोजीशन कुछ भी हो सकती है, चाहे यहाँ बैठे यहाँ बैठे, तो मैं ये मान लेता हूँ ये पोजीशन C की, और E कहाँ बैठा है C से दाईं ओर, मतलब राइट साइड पे दूसरे स्थान पर, तो राइट साइड पे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बोला है K G के तुरंत दाईं ओर पर है, K कहाँ पर है, G के तुरंत दाईं ओर पर है, तो G की पोजीशन मुझे पता है, यहाँ पे अभी नहीं पता, अभी यहाँ पे 4 पोजीशन खाली है, G कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए मैं इस लाइन को बाद में पुट करूँगा। नेक्स्ट बोला है G और I एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुँह करके बैठे हैं, तो देखिए ये लाइन सही है, G और I एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुँह करके बैठे हैं, तो देखिए G अगर यहाँ पे होगा मान लीजिए, तो I यहाँ पे हो सकता है सामने, क्योंकि सामने C बैठा हुआ है, तो ये नहीं हो सकती G की पोजीशन। अगर मैं G को यहाँ पे बैठाऊँ तो I यहाँ पर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर लेकिन मैं G को यहाँ पे बैठाता तो क्या होता, I सामने आ सकता था, नहीं आ सकता था, क्योंकि वहाँ पे E बैठा हुआ है, ठीक है। तो G की हमारे पास सिर्फ एक ही पोजीशन हो गई, कौन सी वाली, या तो ये पोजीशन यहाँ पे G बैठा होगा, या फिर यहाँ पे, क्योंकि I उसके सामने है, तो I यहाँ पर भी हो सकता है और I यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी आप लेके चलिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में भी, ठीक है, पॉसिबिलिटी दो बनेंगी। लास्ट टाइम जो पेपर होता है उसमें भी दो पॉसिबिलिटी सबके एग्जाम क्वेश्चन में आए थे, ठीक है। तो देखिए G को यहाँ पे भी आ सकता है, G यहाँ पर भी आ सकता है, और E की पोजीशन तो हमें पता थी, यहाँ थी CEGI, ठीक है। आगे बोला है कि K G के तुरंत दाईं ओर पर है, K कहाँ पर है, G के तुरंत दाईं ओर पर, तो देखिए G का अगर ये वाली पोजीशन G की लेते तो K कहाँ पे है, तुरंत दाईं ओर राइट साइड, लेकिन यहाँ पे तो E बैठा है, तो G की पोजीशन हमें पता चल गई कि ये नीचे वाली भी G की पोजीशन नहीं होगी, ठीक है, नीचे वाली भी G की पोजीशन नहीं होगी, G की पोजीशन सिर्फ यहाँ पर होगी। तो K कहाँ पर था, G के तुरंत दाईं ओर पर, तो यहाँ पर होगा राइट साइड पर, G के तुरंत राइट साइड पर कौन है, K है, और I G के सामने था, तो यहाँ पर आ गया I। देन बोल रखा है कि I के बाईं ओर से चलते हुए, ठीक है, I के बाईं ओर से चलते हुए I और M के मध्य कितने लोग बैठे हैं, तो देखिए सब लोग बैठ चुके हैं, सिर्फ M नहीं बैठा, तो M की पोजीशन यहाँ पे होगी। और I के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड से चलते हुए I और M के बीच में कितने लोग हैं, तो I और M के मध्य 3 लोग हैं, C K एंड G, तो यहाँ पे हमारा A ऑप्शन आंसर होगा, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 जो हमारा आंसर होगा। I तो M के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका अल्फ़ाबेट सीरीज से है, यहाँ पर जो भी ब्लैंक स्पेसेस है उनको आपको फुलफिल करना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, सिंपली इसको करने का सिंपल तरीका होता है, आप इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सबको गिन लीजिए कितने अल्फ़ाबेट है ब्लैंक को मिला के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब देखिए किस किस से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है और 7 से डिवाइड हो सकता है, बस, ठीक है। अब देखिए मैं इसको 3-3 के पेयर में बांट सकता हूँ या फिर 7-7 के पेयर्स में, तो देखिए मैं 3-3 के पेयर्स में नहीं बांटूंगा, क्योंकि देखिए A ठीक है, A-C, तो ये कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा अजीब सा बन रहा है, क्योंकि A B का फिर से आ गया, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैं 7-7 के पेयर में बांटता हूँ तो आपको एक चीज़ दिखेगी, देखिएगा
इस चीज़ को देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये डी पे खत्म हो रहा है 7 का। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये डी पे खत्म हुआ, ए बी सी डैश डैश, तो 3 पेयर बन गए 7 7 के। तो देखिए ए बी ए यहाँ पर है, ए बी ए, इस वाले स्पेस में क्या होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, क्योंकि सेम सेम फॉलो करेंगे, 7 के बाद फिर से सेम, फिर 7 के बाद फिर से सेम, लेकिन 3 पेयर में ऐसा नहीं होता, उसके बाद सेम सेम नहीं आ रहे थे। तो ए बी ए डैश, ए बी ए के बाद यहाँ पे बी आ रहा है, तो यहाँ पर भी बी आएगा। तो पहले ब्लैंक में क्या आया, बी, नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आया, ए, उसके बाद ए बी, यहाँ पे उसके बाद क्या था, सी सी, तो यहाँ पर दोनों ब्लैंकों में क्या होगा, सी सी, उसके बाद डी। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं क्या होगा, ए बी सी, फिर सी, देन डी, यही तो है। यहाँ पे देखिए सी डी, तो यहाँ पे लास्ट ब्लैंक में क्या आएगा, लास्ट 2 ब्लैंकों में आएगा सी एंड देन डी, तो यहाँ पर सी एंड देन डी, तो बी ए सी 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 डी, ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ये बी ए सी 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 डी, तो ऐसा आपका दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में, बी ऑप्शन, तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, आपको गिनने हैं कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी पेयरिंग करनी है। अगर ये 16 होते तो मैं 2 में, 4 में और 8 में डिवाइड कर लेता और देखता कितने के बाद दोबारा रिपीटिशन चल रही है, तो सिंपल हो जाते हैं ये। तो यहाँ पे हमने 7 7 के पेयर बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉजी चैप्टर से है। तो देखिए यहाँ पे क्या लग रही है एनालॉजी, देखते हैं। तो वर्क जूल, तो कार्य की जो एसआई यूनिट होती है, मात्रक होता है, वो होता है जूल, जूल में नापा जाता है कार्य को। ऐसे क्षेत्रफल जो एरिया होता है उसे किस में नापते हैं बताइए, लेंथ में हम एरिया को नापते हैं, नहीं नापते। पेरीमीटर, पेरीमीटर देखिए सम टोटल मैं बोलूँ हर साइड का वो होता है पेरीमीटर, और एरिया क्या होता है इस पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पेरीमीटर और एरिया दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। एरिया को नापने के लिए पेरीमीटर का यूज़ नहीं किया जाता है, एरिया को नापने के लिए रेडियन का भी उपयोग भी नहीं किया जाता है, एरिया को नापने के लिए हेक्टेयर एक मात्रक है, हेक्टेयर भी एरिया को नापने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आएगा होगा, जैसे कार्य के नापने के लिए जूल था, ऐसे ही दूसरी चीज़ें भी हो सकती है। जैसे लेंथ को नापने के लिए क्या होता है, लेंथ किस में नापी जाती है, मीटर में नापी जाती है, ठीक है। ऐसे ही एरिया किस में नापी जाती है, हेक्टेयर में नापी जाती है। पेरीमीटर रेडियन दोनों डिफरेंट चीज़ें, उनका एरिया से कोई रिलेशन नहीं है। एरिया नापने के लिए हेक्टेयर एकदम करेक्ट था, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वो आपका ऑड वन आउट से है, भिन्न जो इनमें चारों में से है वो आपको बताना है। तो इसका हिंदी मैं आपको बता देता हूँ, हिंदी में लिखना भूल गया मैं। तो देखिए चिर्प मतलब कह सकता हूँ चहचहाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ने मतलब हिनहिनाना। देन आपका ब्लीट है, ब्लीट मैं कह सकता हूँ कौन निकालता है ब्लीट, फ्रिस्क मुझे याद है, फ्रीट बताता हूँ, उछलना, उछलना फ्रीज से रिलेटेड है। और ब्लीट आपका होगा मिमियाना, हाँ करेक्ट है मिमियाना। अब इन चारों में से आप भिन्न हिंदी वाले इजीली बता सकते हैं, इंग्लिश वालों को थोड़ा मुश्किल होगा ये। तो देखिए चहचहाना चिर्प करना, चिड़िया आवाज़ निकालती है ऐसी, ने हिनहिनाना घोड़ा आवाज़ निकालता है, मिमियाना भी एक पशु की आवाज़ है। ये तीनों आपकी पशुओं की आवाज़ है, ठीक है। लेकिन फ्रिस्क जो उछलना है ये किसी पशु की आवाज़ नहीं होती, ये एक तरीके की एक्टिविटी है जो पशु करते हैं, उछलना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो अलग होगा, ये जो बाकी तीनों हैं ये आवाज़ है पशुओं की, किसी जानवर की आवाज़ है, लेकिन फ्रिस्क किसी जानवर की आवाज़ नहीं है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट में फर्स्ट ऑप्शन फ्रिस्क उछलना अलग होगा, ठीक है। तो हिंदी इसकी लिखना भूल गया था, आप देख सकते हो उछलना, चहचहाना, हिनहिनाना और मिमियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, इफ़ बस इज कॉल्ड कार, कार इज कॉल्ड प्लैनेट, प्लैनेट इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड काइट, तो हम अर्थ को क्या कहेंगे। तो यहाँ पे हिंदी करने की जरूरत नहीं थी, बस को अगर हम कार कहेंगे, कार को क्या कहेंगे प्लैनेट, प्लैनेट को क्या कहेंगे स्काई, और स्काई को क्या कहेंगे काइट, तो अर्थ को क्या कहेंगे, ये सिंपल पूछा है। तो देखिए अर्थ को क्या कहेंगे, अर्थ क्या है पहली बात ये बताइए, अर्थ है एक प्लैनेट, तो प्लैनेट को यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, स्काई कह रहे हैं। प्लैनेट इज कॉल्ड, प्लैनेट को हम क्या कह रहे हैं स्काई, तो हम अर्थ को क्या कहेंगे, एक कहेंगे स्काई। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे स्काई, ये करेक्ट आंसर होगा, सिंपल, ठीक है ना। इस कॉल्ड का मतलब तो आपको पता ही होगा, बस को कह रहे हैं कार, कार को कह रहे हैं प्लैनेट, ठीक है। तो अर्थ है एक प्लैनेट, और प्लैनेट को हम इसमें कह रहे हैं स्कूट भाषा में, कोडिंग डिकोडिंग के लैंग्वेज में प्लैनेट को हम स्काई कह रहे हैं, तो स्काई यहाँ पे ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिसिंग नंबर आपको बताना है इस क्वेश्चन में, तो देखिए 3, 24, 81 नेक्स्ट बताना है आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 सिंपल दिया है, तो मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब कर दूं जैसे मैं, और इंटू 3 कर दूं तो आ जाएगा
24 आप 2 का क्यूब कर दीजिए और इंटू 3 कर दीजिए, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 3 जा 24। ठीक है, नेक्स्ट मैं बढ़ूँ तो 81 है, 81 देखिए कैसे होगा, 3 का क्यूब कर देता हूँ, 3 का क्यूब होगा आपका 27 एंड 27 इंटू 3 तो मैं हर जगह कर ही रहा हूँ, तो 81 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने करा 1 की क्यूब, यहाँ पे करा 2 की क्यूब, यहाँ पे करा 3 की क्यूब, अब यहाँ पे करूँगा 4 की क्यूब एंड मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, यही करूँगा 4 की क्यूब देन मल्टीप्लाई बाय 3। तो करके देख लीजिए, 4 की क्यूब होता है 64 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 3 ज़ाट हो जाएगा 12, 7 18 19, 192 यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा था इस क्वेश्चन का, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो भी होता है, जैसे चाहे स्क्वायर में पूछ ले, सर्कल बना के पूछ ले, कभी कभी 6 फिगर्स होती हैं, कभी कभी 4 भी हो जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इनमें आपका बेसिक आपको अलग अलग टाइप के लॉजिक दिमाग में आने चाहिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उतने ज़्यादा तरीके आपके पास होंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें सोच सकता हूँ दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, 2 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3, ऐसे 3 की क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 एंड क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 4 की क्यूब देन मल्टीप्लाई बाय 3, 192 डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका सिंपल इंग्लिश में मिलेगा, बस आपकी जो लाइन है ऊपर की, ये वाली लाइन, ये हिंदी में कन्वर्ट करके मिलेगी बस, बाकी ये और ये सारे ऑप्शंस ये सब इंग्लिश में मिलेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन है, मैं इसका हिंदी में ही बताता हूँ आपको कि ऐसा वर्ड बताइए इनमें से जो कि इसमें जो टेंडेंशियस में जितने लेटर है, जैसे टी ई एन डी एन, इन्हीं को यूज़ करके बना हो, ऐसा वर्ड बताना है इनमें से आपको। क्योंकि देखिए जैसे हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिंपल इसका मीनिंग। टेंडेंशियस में हमने यूज़ करा टी एन डी एन टी आई ओ यू एस, लेकिन टेनेमेंट में हमने क्या यूज़ करा है एम, तो एम टेंडेंशियस में है नहीं है, तो ये हम टीनामेंट को टेंडेंशियस के लेटर्स यूज़ करके नहीं बना सकते, तो ये कट गया। और हमें बताना कौन सा है, जोन सा इनमें से वर्ड यू बना है, उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स वही हैं, सारे लेटर्स वही हैं जो कि टेंडेंशियस में, ये बताने में। जैसे इंटेंशन देखिए, आई एन है यहाँ पे, टी एन भी है, टी आई ओ एन भी है। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 3 बार एन यूज़ करा हुआ है, ट्रिपल एन है यहाँ पे। ठीक है, और टेंडेंशियस में कितने एन यूज़ हुए हैं, 2 एन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एन आ गए, तो एक फालतू एन है ना जो कि टेंडेंशियस से बाहर है, तो इंटेंशन को भी हम नहीं बना सकते टेंडेंशियस के लेटर्स को यूज़ करके। टेंडर देखिए, टेंडर में क्या यूज़ हुआ है हमने, डी ई आर, आर देखिए, आर टेंडेंशियस में कहीं नहीं है, तो टेंडर को भी हम नहीं बना सकते टेंडेंशियस के लेटर्स यूज़ करके। लेकिन स्टूडेंट एक ऐसा वर्ड है सिंपल इन चारों में से जिसमें सारे अल्फ़ाबेट्स लेटर्स वही यूज़ हुए हैं जो कि टेंडेंशियस में यूज़ हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन टाइम बचाने के लिए होते हैं, सिंपली 10 सेकंड से भी कम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन हमने करे वो वर्बल रीजनिंग के कर चुके हैं हम। अब जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है वो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग पार्ट के हैं। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, और बाकी आप कोई भी एग्जाम देखेंगे ना उनमें नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े हल्के टाइप के आते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट क्वेश्चन जो मिल रहे हैं डिफिकल्ट, उनको लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएँ अच्छे से। ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना आए। और जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर पाएँ रीजनिंग की, किसी भी चैनल से या फिर किसी बुक से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इस आप एक साइड का फेस जो है यहाँ पे, इस स्क्वायर का एक साइड का फेस है, इसको फोकस करिए सिर्फ। तो यहाँ पे चेंज कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर एक जो फिगर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे प्लस नीचे था तो ऊपर चला गया, ये डॉलर का साइन इधर था तो एक पोजीशन आगे चला गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जो एन था, ये कोने में जो फिगर है एन, वो एक पोजीशन आगे आके इसने अपनी शेप ही चेंज कर दी और क्या बन गया, सर्कल में चेंज हो गया। ऐसे हम जब नेक्स्ट देखेंगे तो क्या हुआ, सर्कल क्या करा, एक पोजीशन आगे गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस एक पोजीशन आगे गया घड़ी की सुई की दिशा में। और जो कोने में फिगर थी, कौन सी, जैसे कोने में फिगर थी एन, वो आगे आई तो इसने शेप चेंज कर ली। ऐसे ही यहाँ पे कोने में फिगर है डॉलर, डॉलर जब आगे आएगा तो शेप चेंज करेगा, एम बन जाएगा। ऐसे ही एम एक पोजीशन आगे, सर्कल एक पोजीशन आगे, और सर्कल यहाँ पे प्लस कोने में है तो प्लस एक पोजीशन आगे आके अपनी शेप चेंज करके हैशटैग बन गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्या होगा, जो ये तीनों हैं, ये देखिए एम एक पोजीशन आगे चला जाएगा यहाँ पर, हैशटैग एक पोजीशन आगे चल जाएगा ऊपर, और जो कोने में फिगर है कौन सी, सर्कल, वो एक पोजीशन आगे आगे यहाँ पर सर्कल की जगह कोई न्यू फिगर आएगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं एम और हैशटैग ऊपर वाली लाइन में होगा, तो यहाँ पे हैशटैग और एम है, थर्ड ऑप्शन कैंसिल। एम और हैशटैग है फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलेंगे।
यहाँ पे सर्कल और हैशटैग है तो सेकंड ऑप्शन कैंसिल, एम और हैशटैग है फोर्थ ऑप्शन में, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ से बचे हैं। अब एक चीज़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे सर्कल यूज़ हुआ है और यहाँ पे वी यूज़ हुआ है। तो सर्कल तो पहले भी थी हमारे पास, तो सर्कल को चेंज करके ही तो नई फिगर लानी थी यहाँ पे। इस पोजीशन पे जो आएगी फिगर वो सर्कल को चेंज करके न्यू फिगर आएगी, तो सर्कल तो हो ही नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन हमारा वी यूज़ होएगा, क्योंकि वी एक न्यू फिगर है जो कि पहले इन चारों में से कहीं पर भी यूज़ नहीं हुई। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आप यहाँ पर सिंपली आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको फोर्थ फिगर बतानी है, यहाँ पर आपको बतानी थी फिफ्थ फिगर, यहाँ पे 4 फिगर दी थी, फिफ्थ फिगर बतानी थी, यहाँ पे 3 फिगर दी है, फिर फोर्थ फिगर बतानी है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको 4 फिगर देके फिफ्थ पूछ ले या 3 फिगर देके फोर्थ पूछ ले। ठीक है, तो उन सब के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, आप एक बार खुद ट्राई करें, खुद दिमाग को लगाने की कोशिश करें, उसके बाद देखें। देखिए ये वाली लाइन्स हैं जो इसके चारों तरफ जितनी फिगर्स हैं उन पे फोकस कीजिए, बीच में जो फिगर है उस पर फोकस मत कीजिए। तो देखिए इसमें मूवमेंट कैसे हो रही है, एक एक पोजीशन आगे ले जाइए इन सबको। ठीक है, ये यहाँ पे कोने में थी तो नीचे आ गई, ये यहाँ पे था तो ये आगे आ गई, देख रहे हैं ना, आगे आ पा रही है सारी फिगर्स, एक एक पोजीशन आगे आ गई। ठीक है, जैसे मैं ये लेके चलूँ, यहाँ पे ये तीनों फिगर्स थी, तो ये वाली फिगर यहाँ पे कोने पे आ गई और ये क्रॉस का साइन सबसे कोने में था तो बीच में आ गया। देख पा रहे हैं सब फिगर एक एक पोजीशन आगे आ गई हैं। ठीक है, घूम गई है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एक पोजीशन आगे सारी। ठीक है, सिंपल यही चल रहा है। तो लास्ट थर्ड से फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ फिगर बनेगी तो ये यहाँ पे प्लस और दिल, ये हार्ट का साइन दिख रहा है आपको, तो प्लस इस कोने में आ जाएगा, हार्ट का साइन यहाँ आ जाएगा और जो नीचे ये फिगर है ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे देखिए ये पूरी लाइन फर्स्ट लाइन बन जाएगी। तो फर्स्ट लाइन कहाँ पे दिख रही है ऐसी सेम, यहाँ पे देखिए सब सेम है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, थर्ड में भी सेम है, सेकंड में भी सेम है, सिंपल फोर्थ में डिफरेंट था, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से हमने एलिमिनेट कर दिया। अब 3 ऑप्शन बचे हमारे पास देखने के लिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर ये दोनों सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम है, सॉरी डिफरेंट है। तो ये देखिए अब नेक्स्ट इन दोनों पोजीशन में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। तो देखिए ये दोनों फिगर्स थी वो ऊपर जाएंगी ना, एक एक पोजीशन आगे बढ़ेंगे, एक एक पोजीशन। तो यहाँ पे जो फिगर आएगी ये देखिए आप सिंपल, जो ये दोनों फिगर हैं वो ऊपर बढ़नी थी आगे, तो ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, और जो यहाँ पे कोने में फिगर है वाली, ये इस वाले कोने पे आ जाएगी, यहाँ बीच में फिगर थी ना। तो यहाँ पे देखिए ये तो एरो बना हुआ है, मतलब ग्रेटर देन का साइन बना हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में हमें कोने में ये वाली फिगर दिख रही है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन बचे हमारे पास, बाकी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये दोनों फिगर सेम है, अब हमारे पास चेंज क्या हो रहा है, इस वाली बीच वाली फिगर में चेंज हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में खाली चेंज किस में है, बीच वाली फिगर में। तो बीच वाली फिगर की पोजीशन देखते हैं क्या होती है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल लेटरल पोजीशन में थी, लेटी हुई पोजीशन में थी, यहाँ पे ये ऊपर को चला गया। आप देख सकते हैं ऐसे था फिर ऐसे हो गया, मतलब समझ रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ऊपर को चला गया ना ये चीज़, ये शेडिड पार्ट था ये ऊपर को चला गया, ये हो गया। अब ये नीचे को आ जाएगा फिर से, ये लेट गया। ठीक है, अब ये फिर से ऊपर हो जाएगा, मतलब ऊपर खाली पार्ट, नीचे भरा हुआ पार्ट, ये वाला भरा हुआ सर्कल नीचे आएगा। ठीक है, ऐसा किसमें दिख रहा है, ऊपर देखिए भरा हुआ पार्ट है, नीचे खाली पार्ट है। फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन में देख पाएंगे आप, ऊपर भरा हुआ पार्ट है, नीचे खाली पार्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में देखिए ऊपर खाली पार्ट ऐसे और नीचे भरा पार्ट ऐसे। ठीक है, सेम दिख रहा है जैसा बनना चाहिए था, सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थोड़े ज़्यादा दिमाग लगाना ही पड़ता है नॉर्मल रीजनिंग में। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप टैकल कर लेंगे, लेकिन वहाँ पे टाइम थोड़ा कम होता है, टाइम के अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस को देखना थोड़ा स्ट्रेस वाला हो जाता है काम। ठीक है, तो जो आसान क्वेश्चन है उसमें टाइम बचाइए और जो मुश्किल क्वेश्चन है उसमें फिर उस टाइम को दीजिए, तब जाके आंसर ज़्यादा बढ़िया आएंगे और पेपर अच्छा जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग के एनालॉजी चैप्टर से है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले का सेकंड से रिलेशन दिखा रहे हैं और सेकंड का आपको थर्ड का फोर्थ से रिलेशन आपको बताना है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन आप देख सकते हैं, एक बार आप खुद ट्राई करें उसके बाद देखिएगा। ठीक है, एल और ई अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं और क्या बन रहा है साथ में, इनका जो मिरर इमेज है वो जा रही है। एल जब ऊपर गया तो मिरर इमेज में आ गया, ई जब नीचे आया तो मिरर इमेज में आ गया। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, ई जब ऊपर गया तो मिरर इमेज में आ गया, एल जब नीचे आया तो मिरर इमेज में आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये बी एफ और जे के ये दोनों उठकर सीधा सीधा अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कैसे, जे और एफ ने पोजीशन चेंज कर ली सिंपल, और के और बी ने, आप एक चीज़ सिंपल समझिए, सॉरी, एल और ई ने पोजीशन चेंज करी, जे और एफ ने पोजीशन चेंज करी, बी और के ने, और आर और सी ने। तो सिंपल ऐसे इस डायरेक्शन में जो भी हैं
इस वाले ने इस वाले के साथ, इस वाले ने इस वाले के साथ, और इस वाले ने इस वाले के साथ, देन इस वाले ने इस वाले के साथ, ठीक है। और साथ में अपनी पोजीशन चेंज करते करते सब किस में आ गए, मिरर इमेज में आ गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आप देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, TGN था तो N और Z को पोजीशन चेंज कराएंगे। N ऊपर था तो इधर Z की जगह पे आ जाएगा, और क्या बन जाएगी उसकी मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या होगी, N की, ऐसे बनेगा। Z की मिरर इमेज बन जाएगी, तो Z की मिरर इमेज ऐसे बन जाएगी। तो ऐसा देख रहे हैं आप, कहाँ दिख रहा है NZ, यहाँ पे मिरर इमेज बनी है N की, लेकिन थर्ड ऑप्शन में N की मिरर इमेज नहीं है, सिंपल N जैसे लिखा होता है वैसे लिखा है, तो थर्ड ऑप्शन कैंसिल। फोर्थ ऑप्शन में NZ बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, सेकंड ऑप्शन में भी सही लिखे हुए हैं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट करा। नेक्स्ट G और H की पोजीशन चेंज करते हैं। G और H की पोजीशन चेंज, और मिरर इमेज सही बन रही है हर जगह, मतलब थर्ड ऑप्शन में चेक करना ही नहीं हमें, तो बाकी फर्स्ट सेकंड फोर्थ में बिल्कुल सही बन रही है। अब हम P और S, ये P और S की पोजीशन चेंज करेंगे और मिरर इमेज, तो S और P बिल्कुल सही है फर्स्ट में, S और P बिल्कुल सही, और S और P गलत है यहाँ पे। S की मिरर इमेज बनती है ऐसे, और यहाँ पे S क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल सही जैसे लिखा होता है ओरिजिनली वैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में हमने एलिमिनेट कर दिया और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बचा। तो हमें लास्ट चेक करना है T और D। T और D ने जब पोजीशन चेंज करी, D बना मिरर इमेज, T की मिरर इमेज बनी T, तो D और T देखिए, D जैसे बना होता है वैसे ही बना हुआ है सिंपल सेकंड में, तो मिरर इमेज ऐसी बननी चाहिए थी, लेकिन सिंपल बना हुआ है D ऐसे, तो सेकंड ऑप्शन में ऐसे कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में सब कुछ सही चेंज हुआ है और मिरर इमेज भी सही बनाई हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और लगे हो कि क्वेश्चंस आपके यूज़फुल रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक लास्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉर्मल रीजनिंग के आपने देखोगे ढेर सारे चैप्टर्स होते हैं, लेकिन हमें सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, क्योंकि कई चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते। जैसे हम बात करें तो काउंटिंग फिगर्स वाला बता चुका हूँ, कई बार आपको बिल्कुल नहीं आता, क्वेश्चन आने के बिल्कुल चांस नहीं है, 0% चांस आने के इसके, तो बिल्कुल नहीं करना है हमें। और पेपर कटिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल नहीं करना है हमें। और नॉर्मल रीजनिंग के अंदर ये हमारा ये होता है, देखिए जैसे ये 4 हिस्से में बांट रखा है, यहाँ पर कुछ बना हुआ है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ, और यहाँ पे इसको पूरा करने वाली कोई फिगर बतानी होती है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो ये वाली बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। ये 4 में जैसे ये लाइन बनी है, लाइन यहाँ पे आनी चाहिए थी, यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी ये पूछा गया आपसे, तो ये नहीं करना हमको बिल्कुल भी। और डाइस वाले क्वेश्चन, रेयर चांस है डाइस वाले क्वेश्चन आने के, सिंपल आप बेसिक उसका पढ़ लें, देख लें एक बार कि कैसे रोटेट होता है, कैसे लिखना होता है हमें, ठीक है, वो देख लें बस, उसका ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, रेयर चांस आने के इसके, तो ये सब ना करें आप। जो मेन चैप्टर्स हैं मैं पहले बता चुका आपको, जैसे कि एनालॉजी है जो, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, फर्स्ट का सेकंड से क्या रिलेशन है, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से, ये क्वेश्चंस नॉर्मल रीजनिंग के अंदर। सेकंड ऑड वन आउट, 4 फिगर दे दी, उसमें से एक भिन्न होगी, वो आपको हटानी है। नेक्स्ट बात करें तो सीरीज कंपिलेशन, मतलब 3 फिगर्स दे दी, चौथी फिगर बतानी है, तीनों में एक तरह की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, चौथी में क्या मूवमेंट जा रही है वो बतानी है, चौथी फिगर हमको बतानी है, कैसे कर चुके पीछे क्वेश्चन, वैसे टाइप क्वेश्चन। तो ये 3 चैप्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मल रीजनिंग में, और साथ में आप कर सकते हैं मिरर और वाटर इमेज, ठीक है, बस ये 5 चैप्टर करिए नॉर्मल रीजनिंग में, बहुत हैं, ठीक है। फालतू के काउंटिंग फिगर्स, पेपर कटिंग, बाकी वाले चैप्टर करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप आप सबने कर लिया होगा अभी तक। तो देखिए यहाँ पे एनालॉजी क्वेश्चन में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है सिंपल वही थर्ड और फोर्थ में जाएगा, या फिर कभी कभी क्या होता है फर्स्ट का थर्ड से जो रिलेशन है वही सेकंड का फोर्थ से हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हम साफ देख पा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन है, कैसे, इनकी जो फिगर्स है सारी, वो सारी फिगर्स सेकंड में भी हैं, बस जो इसमें इससे जाने पे फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए जो मूवमेंट्स हो रही हैं फिगर की, वही हमें थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए मूवमेंट करनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पे स्टार स्टार्ट में था, सबसे एंड में था, तो स्टार्ट में आ गया सेकंड में। ऐसे ही यहाँ पे जो स्क्वायर था वो एंड में था, तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, स्टार्ट में स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर के पीछे, अब ट्रायंगल के बाद जो 2 फिगर है 0 8, मतलब 0 8 यहाँ पे स्टार्ट में था, ठीक है, नीचे वाली लाइन के स्टार्ट में जो था वो ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर जो लास्ट में 2 फिगर हैं, मतलब ये सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो स्क्वायर टाइप फिगर है ये कहाँ आ जाएगी, क्वाड्रिलेटरल टाइप फिगर है, ये यहाँ पे आ जाएंगी, ये और ये क्वाड्रिलेटरल वाली फिगर। तो फर्स्ट लाइन ऐसी बनेगी, ठीक है, जैसा फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन था वही थर्ड से फोर्थ रिलेशन करेंगे, तो ऐसी बनेगी फर्स्ट लाइन। तो ऐसी फर्स्ट लाइन किस ऑप्शन में बन रही है, तो एस है यहाँ पे स्टार्ट में, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन में देखिए स्क्वायर भी आ रहा है, ये सेकंड वाली फिगर भी आ रही है, और थर्ड क्वाड्रिलेटरल वाली फिगर भी आ रही है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसा आ रहा है, ये सब थर्ड गलत है। फोर्थ में स्क्वायर आ रहा है, लास्ट में क्वाड्रिलेटर भी आ रहा है, लेकिन बीच में सेकंड नहीं आ रहा, यहाँ पे हैशटैग दिया, तो फोर्थ ऑप्शन में कैंसिल। तो ये सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी, सेकंड
ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चंस इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। आपका जो भी स्कोर रहा वो जरूर आप बताइएगा, और वीडियो लाइक पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और आपका जो एग्ज़ाम की डेट और सिटी थी वो आ चुकी है, आप एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उसे चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 24 घंटे पहले आ जाएगा। जैसे आपका एग्ज़ाम 12 तारीख को पड़ा है, 12 की डेट आई है आपकी, तो 10 की रात तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।